स्टार्ट करते हैं अपन आज का ये लेक्चर, जिसमें हम पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा, चार्ज का ओरिजिन क्या होता है, चार्ज कैसे आता है, एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब डिफरेंस आ जाता है तो किस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, ये हमने देखा। फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देखी। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, कंजर्व्ड रहता है पूरे यूनिवर्स का चार्ज। ये सारी चीज़ें हमने कुछ देखी। स्केलर होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है चार्ज, केवल मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज के यूनिट्स भी देखे। ठीक है, अब आगे लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में किस तरह से हम कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उन्हीं के मेथड्स अपन पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग में। तो यहाँ पे कोई भी बॉडी पे अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो तीन तरह के मेथड यहाँ पे पाए जाते हैं। ये तीन तरह के मेथड कौन कौन से होते हैं? एक तो मेथड होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन, और एक होता है फ्रिक्शन। तीन तरह के मेथड पाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं। कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। सबसे पहले कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन वाला मेथड क्या होता है? कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन केवल कंडक्टर्स जो होते हैं उन पे चार्ज डेवलप करने के काम आता है ये मेथड कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर की पहले बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चार्ज को इजीली अपने से मूव करवाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे जो वायर होता है हमारे घरों में, कॉपर वायर, उसमें करंट आसानी से बह सकता है ना, तो ये क्या है? यहाँ पे कंडक्टर है। तो सबसे पहले तो एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भाई कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस है जिसमें चार्ज इजीली फ्लो होता है, इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं होता, है ना। तो चार्ज फ्लो इजीली, चार्ज फ्लो इजीली, चार्ज आसानी से फ्लो होता है। और इंसुलेटर में चार्ज डू नॉट फ्लो, चार्ज डू नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं होता। और कंडक्टर में चार्ज इजीली फ्लो होने का कारण क्या होता है? इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, है ना। यहाँ पे अवेलेबल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल ऑफ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब क्या है? ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाउंडेड है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे हम एटम की स्ट्रक्चर देखें तो एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब न्यूक्लियस क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ होता है न्यूक्लियस से, वो न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकता। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से जो बाउंडेशन है उनकी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो न्यूक्लियस से जो बाउंडेशन है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा हो किसी सब्सटेंस में, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से चार्ज को फ्लो कराया जा सकता है, तो ऐसे मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं या बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं, है ना। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर
वेरी फ्यू या फिर बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में हो गया जिसमें ऑल मेटल्स आती है, सारी मेटल्स कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में आ जाएगी। पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बीच वाले एलिमेंट्स आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जिनको बोलते हैं, फिर पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स आती है ना। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं, जैसे अपने डेली लाइफ में अगर देखें तो रबर हो गया, रबर क्या है, एक इंसुलेटर है। लकड़ी जो हो गया वुड, या फिर प्लास्टिक, ये सारे क्या हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो इंसुलेटर हैं, जिनसे चार्ज फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में एक डिफरेंस हमें समझना है। अब देखते हैं कि कंडक्शन से कैसे कोई बॉडी को चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन का जो मेथड है, इसमें क्या करते हैं, एक हम बॉडी लेते हैं, मान लो ये एक बॉडी वन है जिसपे ऑलरेडी चार्ज है, इस पे ऑलरेडी क्या है, कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। अब दूसरी बॉडी, ये बॉडी चार्ज मौजूद है और ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर नहीं है, ये क्या है, कंडक्टर है, यानी कि इसमें चार्ज को फ्लो कराया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, इस बॉडी से कोई दूसरी बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। मान लो बीच में एक स्विच लगा देते हैं, ये स्विच है कोई, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है अभी तक। ठीक है, ये भी कंडक्टर है, ये भी क्या है, कंडक्टर ही है कोई। जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो इस वायर के माध्यम से इस बॉडी की तरफ आएगा, और इस बॉडी पे भी, यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी पे भी क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। तो इस तरह से कोई एक जो चार्ज बॉडी है उससे दूसरी बॉडी भी चार्ज्ड हो जाती है। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टर्स, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है कब तक, जब तक दोनों कंडक्टर्स का लेवल सेम ना हो, चार्ज का लेवल सेम ना हो। और ये जो चार्ज का लेवल होता है इसे बोला जाता है पोटेंशियल, है ना। जैसे जमीन से ऊपर एक टंकी है पानी की और एक दूसरी टंकी नीचे है, तो ये जो पानी का लेवल ऊपर है वो दूसरे टंकी में कब तक पानी बहता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो इसी तरह से जो चार्ज बॉडीज है, कंडक्टर अगर चार्ज बॉडी, कोई कंडक्टर बॉडी है, तो वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करती है कब तक, जब तक दोनों का चार्ज का लेवल, जिसे नाम दिया जाता है पोटेंशियल, जिसको हम आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, कंडक्ट बाय कंडक्शन वाले मेथड में प्रिंसिपल होता है कि चार्ज फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, चार्ज फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर until both bodies have same potential। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज फ्लो होता है जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यानी कि उनके चार्ज का जो लेवल है वो सेम नहीं हो जाता। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन का, कि कंडक्शन से किस प्रकार कोई बॉडी चार्ज होती है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो आगे जो नेक्स्ट है, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन में देखो क्या होता है, इंडक्शन मेथड, इंडक्शन में क्या होता है, दूसरा ये मेथड है चार्जिंग ऑफ बॉडीज का। इंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी मान लो लिया हमने, ये बॉडी वन लिया, इस पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मान लो इस तरह का चार्ज लिया। अब ये जो बॉडी है ये कंडक्टर या इंसुलेटर दोनों हो सकती है। ये जो बॉडी है ये कंडक्टर भी हो सकती है
ऑब्लिक इंसुलेटर भी हो सकती है, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन कंडक्शन वाले मेथड में दोनों बॉडीज कैसी होनी चाहिए, कंडक्टर ही होनी चाहिए। अब इंडक्शन वाले प्रिंसिपल में क्या होगा, जैसे एक बॉडी, कोई चार्ज बॉडी है, इस बॉडी के पास में कोई दूसरी बॉडी लेके आए अपन। अब दूसरी बॉडी जो लेके आ रहे हैं, इसका कंडक्टर होना जरूरी ही जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इसका कंडक्टर होना जरूरी है। अगर कंडक्टर नहीं होगा तो इसको इंडक्शन वाले मेथड से हम चार्ज नहीं कर सकते। तो अब इंडक्शन में क्या होगा, ये बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये इंसुलेटर कंडक्टर दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ये बॉडी कंडक्टर ही होगी। क्यों होगी, इसका अभी कारण समझिए। ये पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी क्या करेगी, ये कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो क्या होगा, इस कंडक्टर बॉडी में एक पोलैरिटी डेवलप होगी। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो इस बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री, वो इधर आएंगे। तो इधर तो इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉनों की घटोतरी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटेगी, तो उधर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कंडक्टिंग एक स्फेयर है या कोई बॉडी है, कंडक्टर है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके पास। तो ये पॉजिटिव जो बॉडी है, ये क्या करती है, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचती है। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, उस तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन जब भी कम होते हैं तो कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव हो गया। तो इसे कहते हैं अपन पोलैरिटी। ये जो आया है कंडक्टर के अंदर, क्या डेवलप हुआ है, पोलैरिटी डेवलप हुआ है, ये डेवलप हो गया पोलैरिटी। पोलैरिटी। अब हम क्या करते हैं, अगर इस बॉडी को चार्ज करना, अब देखो चार्ज तो नेट क्या है, इस पर भी जीरो ही है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलके तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस बॉडी पे अभी चार्ज कितना है, जीरो है। तो अगर नेट चार्ज आपको बनाना है तो हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका अर्थिंग कर दिया जाता है। अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। अपने घरों में हम अर्थिंग वायर देते हैं ना, जमीन में एक वायर गाड़ देते हैं, तो उससे बोला जाता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब होता है कि कोई कंडक्टिंग वायर को अर्थ से जोड़ देना, यानी कि अर्थ से हम हमारी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन या तो ले सकते हैं या अर्थ को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अर्थ एक ऐसा बॉडी है, बहुत बड़ा बॉडी है, इतना बड़ा बॉडी है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और सब बहुत कुछ है इसके पास। तो अर्थ एक ऐसा बॉडी है जिससे हम जितने चाहें इलेक्ट्रॉन या तो ले सकते हैं या फिर जितने चाहें इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं। ठीक है, अर्थ का इस तरह का एक अर्थिंग का एक कंसेप्ट होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे हुए रखा है, तो उसको तो अपनी ओर खींचे हुए रखेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहे, ये पॉजिटिव चार्ज चाहेगा कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जितना दूर जा सकता है जाए। अब जितना दूर कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वायर के रास्ते से जमीन में चला जाए। अब देखो जब भी चार्ज का फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्ज का कभी भी फ्लो नहीं होता। फ्लो जो होता है कंडक्टिंग वायर वगैरह में किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है। फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आ जाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, अर्थ से ऊपर की ओर आएंगे। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अब खत्म हो जाएगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस बॉडी पे पूरा क्या रह गया, अब नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा। समझ में आई बात। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर दिया, इस पूरी बॉडी पे कैसा चार्ज क्रिएट कर दिया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ये जो पूरी मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को, इस मेथड को क्या कहा जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना।
तो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज की बॉडी थी और उसको हमने, उसकी सहायता से हमने कोई दूसरी बॉडी जिसपे कोई चार्ज नहीं था उस पर कैसा चार्ज डेवलप कर दिया, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। समझ में आई बात? अच्छा, अब इंडक्शन का यूज करते हुए ही हमें कोई पॉजिटिव चार्ज वाली अगर बॉडी क्रिएट करनी है तो हमें इस तरफ कौन सी बॉडी चाहिए होगी, नेगेटिव चार्ज वाली चाहिए होगी ना, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप करेगा। अर्थिंग करेंगे तो नेगेटिव अर्थ में चला जाएगा और इस बॉडी पे पॉजिटिव होल्ड हो जाएगा। तो अगर आपको नेगेटिव चार्ज की बॉडी कोई इंडक्शन के मेथड से क्रिएट करनी है तो आपको पॉजिटिव कोई दूसरी बॉडी चाहिए होगी, और नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट करनी है तो क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इंडक्शन में जिस टाइप का आप चार्ज बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं आपको अपोजिटली चार्ज वैसी ही कोई बॉडी चाहिए होगी इंडक्शन वाले मेथड में। ठीक है, तो केवल कंडक्टर्स को ही यहाँ पे काम चार्ज किया जा सकता है, यहाँ पे इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलेटर होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते ना। तो इंडक्शन वाले मेथड से कैसी बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है, केवल कंडक्टर्स को ही। ठीक है, इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं कर सकते। और कंडक्शन में भी कैसी बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है, कंडक्टर्स को ही। इंसुलेटर्स को भी यहाँ पे भी चार्ज नहीं कर सकते ना, यहाँ पे भी इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं कर सकते। और एक पॉइंट ये ध्यान में रखना कि इन इंडक्शन टू डेवलप ए चार्ज बॉडी another body of opposite charge is required, another body of opposite charge is required। अगर इंडक्शन में हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्रिएट करनी है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी चाहिए, पॉजिटिव बॉडी चाहिए तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी चाहिए। अब आपको इंडक्शन का पूरा तरीका समझ में आ गया कैसे होता है, बस उसको दिमाग में बैठा लेना। तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको राइटअप पूरा अपने हिसाब से लिख देना है ना। 2-3 डायग्राम अगर बनते तो बना देना, वरना ये एक डायग्राम भी बना के इंडक्शन के मेथड को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब तीसरा मेथड पढ़ेंगे अपन, बाय फ्रिक्शन। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखो, इंडक्शन जो प्रोसेस है इसको एक थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं अपन। when a neutral body is brought near to charged body, then polarity in neutral conductor body is induced. When this neutral body is connected to earth, then this neutral body develop positive or negative charge। ठीक है, तो एक लैंग्वेज में लिख लेंगे कि when, इस इंडक्शन के बारे में, when a न्यूट्रल, और न्यूट्रल भी कैसी, कंडक्टिव बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टिव बॉडी इज ब्रॉट नियर टू एनी चार्ज बॉडी, then polarity is developed on neutral body। when this neutral body when this neutral body is connected to earth, then पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आपको मैंने समझा दिया कि कब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। देन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड, तब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डेवलप। तो ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड से कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है उसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन।
ये नोट कर लीजिए। तो ये थे दो मेथड्स, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। तीसरा मेथड लेते हैं बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो तीसरे मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड मेथड की ओर आगे बढ़े। तीसरा मेथड है बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन कैसे हम किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं उसको सीखते हैं। फ्रिक्शन देखो क्या होता है कि जब दो बॉडी, दो रफ सरफेस को आपस में अपन रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। जैसे आप अपने हाथों को अगर रगड़ो तो आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथों में हीट जनरेट होती है। ये हीट एक एनर्जी है और ये एनर्जी क्या करती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करती है। और इस वजह से क्या होगा, देखो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, एक बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक दूसरी बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो रफ सरफेस को, दो बॉडीज जो रफ है उनको आपस में अगर ऐसे घिसें, है ना, ये बॉडी 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इनमें हीट डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? हीट। हीट क्या है? ये एनर्जी का काम करती है। ये एनर्जी क्या करती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने लगती है। इस बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जिससे ट्रांसफर होते हैं उस पर तो पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार दोनों बॉडीज पे चार्ज डेवलप हो गया, एक पे पॉजिटिव हो गया और एक पे नेगेटिव हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, देखो जब अपन रब कर रहे हैं तो रब करने से पहले हटाएंगे हटाएंगे या सेपरेट करने से पहले तक तो वो कांटेक्ट में ही है ना। तो कांटेक्ट में अगर हैं तो अगर कंडक्टर बॉडी होती कोई, ये दोनों अगर कंडक्टर होती तो चार्ज वापस तुरंत शिफ्ट हो जाता ना। जैसे दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं उन पे अगर अलग अलग डिफरेंट चार्ज है तो उनको जैसे ही टच करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्क जनरेट होता है, यानी कि वो उसका मतलब क्या, दोनों में तुरंत चार्ज ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंडक्टर लें तो बॉडीज को अपने फ्रिक्शन देके चार्ज डेवलप किया एक दूसरे बॉडी में, जैसे ही रोका हमने तो रुकते ही क्या होगा, चार्ज वापस रीएडजस्ट हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के मेथड से कैसी बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है, केवल इंसुलेटर बॉडीज को ही चार्ज किया जा सकता है, नॉन कंडक्टर बॉडीज, कंडक्टिंग बॉडीज को नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, रफ सरफेस वाली बॉडीज को, तो उनसे हीट जनरेट होती है और वो हीट क्या करती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। इस तरह से दोनों बॉडीज में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। दिस इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है, अच्छा ये मेथड आपने अपने डेली लाइफ में कभी देखा होगा, है ना, जो कुर्सी पे बैठ के पीछे तौलिया मारते हैं, वो वाला काम किया होगा आपने। तो तौलिया जो है वो भी इंसुलेटर है, कॉटन टाइप का होता है, और कुर्सी जो होती है प्लास्टिक की वो भी इंसुलेटर है। तो दोनों इंसुलेटर को रब करेंगे तो तौलिया तो आपने पकड़ रखा है तो वो तो अर्थिंग हो रखी है, तो तौलिया का तो चार्ज तुरंत खत्म हो रहा है। जैसे ही तौलिया को रब करते हैं तो कुर्सी जो है, कुर्सी इंसुलेटर है तो वो अर्थ से कनेक्टेड तो है पर अर्थ को अपना चार्ज नहीं देगी, और उस पर जो व्यक्ति बैठा होगा और व्यक्ति को पैर अर्थ पे नहीं टकराने होते। आपने देखा होगा यही तरीका होता है, कुर्सी पे बैठता है व्यक्ति को अर्थ पे पैर नहीं टकराने होते, तो कुर्सी पे बैठा रहता है, कुर्सी पे अपन ऐसे तौलिया मारते हैं तो तौलिया और कुर्सी दोनों में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होगा। तौलिया हमने हाथ में ले रखा है, जो व्यक्ति हाथ में पकड़ रखा है वो तो अर्थ से कनेक्टेड है, तो तौलिया का चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो रहा है हाथों हाथ। लेकिन कुर्सी में चार्ज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो कुर्सी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। कुर्सी में क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति, अब कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा है उसका भी पोटेंशियल बढ़ रहा है, अब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसको हाथ लगाएगा तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो वहाँ पे झटका लगता है ना। तो पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी तो बहुत, मतलब ये 200 300 400 वोल्ट से भी ज़्यादा कभी चला जाता है। जैसे हमने एक बार बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था कि
हमने, मेरे बुआ जी का कोई लड़का था, हम छोटे ही थे उस समय, उसको बैठा दिया कुर्सी पे और ठोकते गए आधा एक घंटा तक हमने ठोकते रहे उसको, देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये झटका तेज आ सकता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने उसको हाथ लगाया तो उसका हाथ इतना दूर था और मैं ऐसे अंगुली लेके जा रहा था, तो लगभग 3-4 सेंटीमीटर दूरी पे भी करंट पकड़ लिया, झटका पकड़ लिया, ऐसे स्पार्किंग, इतनी ज़्यादा स्पार्किंग दिखाई दी थी मुझे। तो मैं अगर वो इमेजिन करूँ कि वो कितना ज़्यादा पोटेंशियल हाई चला गया होगा। अगर अपन ये जनरली जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, तो घरों में वायरिंग अगर आप दोनों पास में लेके आते हो तो शॉर्ट सर्किट होता है ना, दोनों अगर टर्मिनल लेके आओ तो दोनों टर्मिनल को आप बहुत ही कम डिस्टेंस पे जब लेके आओगे तब जाके शॉर्ट सर्किट होगा, इतनी डिस्टेंस पे तो नहीं होएगा ना। लेकिन उस समय उसकी बॉडी का पोटेंशियल आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा हो गया होगा, कि उतनी ज़्यादा डिस्टेंस, लगभग 3-4 सेंटीमीटर डिस्टेंस से दूर पे भी एक स्पार्क पैदा हो गया, यानी कि एयर आयनाइज्ड हो गई थी, उसको एयर का आयनाइजेशन बोलते हैं। एयर के पार्टिकल आयनाइज्ड हो जाते हैं और एक कंडक्टिविटी शो करते हैं, जो स्पार्किंग होती है ना उसमें। तो पोटेंशियल मेरे को लगता है 500 से 1000 वोल्ट तक वो चला गया था। 1 घंटा तक हमने जब उसको ऐसे 1-1.5 घंटे तक करते रहे, रब करते रहे। छोटे थे, बच्चे थे, कोई काम धंधा तो था नहीं और टाइम पास का कोई साधन तो चाहिए था। आप लोगों के इधर ज़माने में तो रील्स चलती है, वीडियोस चलते हैं, इंटरनेट है, हमारे तो उस समय कुछ नहीं था। दूरदर्शन का चैनल था, तो दूरदर्शन में संडे को एक मूवी आती थी, शक्तिमान आता था 12 बजे। तो 2-3 ही एंटरटेनमेंट के साधन थे। तो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती थी, जो खेलना कूदना घूमना फिरना, या फिर ये कभी कुछ ऐसा पता चल गया कुर्सी वाला एक्सपेरिमेंट, तो उस पर हम भयंकर टाइम दे देते, टाइम खर्च कर देते थे। पता चल जाता था कोई नई चीज़ हाथ लगी है, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा पैदा होती थी। तो ये चीज़ हमने उस समय एक्सपेरिमेंट करके देखी। तो फ्रिक्शन वाला जो मेथड है उसका प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज, दोनों का इंसुलेटिंग होना जरूरी है, कंडक्टिंग नहीं। व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज आर आर rubbed together, then heat is generated. Then heat is generated. This heat, this heat energy, this heat energy transfer electron from one body to another. Electron from one body to another. When two insulating bodies are rubbed together, then heat is generated. This heat energy transfer electron from one body to another. In this way, in this way, both bodies develop opposite charges. Opposite charges due to friction. Due to friction. तो इस तरह से दोनों बॉडीज पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट ये भी कर सकते हो अपने क्लासरूम में भी। स्केल को अगर अपन सर पे ऐसे रब करें और फिर कागज़ को टकराएं तो वो कागज़ को पिकअप कर लेता है ना। तो ये भी एक आप चीज़ देख सकते हो। तो बॉडीज़ पे फ्रिक्शन के माध्यम से चार्ज डेवलप किया जा सकता है। बहुत प्यारा मेथड है। लेकिन ये है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, दोनों इंसुलेटिंग बॉडीज ही होनी चाहिए। दोनों कंडक्टर बॉडी हो गया तो ये मेथड काम नहीं कर पाएगा, है ना। अगर कंडक्टर बॉडीज है तो उसके लिए कंडक्टिंग वाला मेथड और इंडक्शन वाला, कंडक्शन और इंडक्शन, वो दोनों मेथड काम में लिए जाते हैं। इसमें फ्रिक्शन में केवल इंसुलेटिंग बॉडीज ही काम में लेंगे। अच्छा, एक सवाल अगर आपके दिमाग में उठे कि भाई ये हीट डेवलप जब हुई है, एनर्जी जब डेवलप हुई है, तो वो ऐसा क्या कर रही है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जो दोनों एटम्स होते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको 11th क्लास का याद हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं ना। जिस एनर्जी से
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो जिस एनर्जी से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब मान लो दो एटम को अपन ऐसे रब कर रहे हैं, तो एक एटम इधर है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है मान लो Be1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर है जो इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है कोई Be2, है ना। इसकी Be1 है, इसकी Be2 है। इस बाइंडिंग एनर्जी को अपन वर्क फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपका 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा जाता है, प्लस आपका जो 12th क्लास की फिजिक्स की सेकेंड बुक होती है उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को दोबारा पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर भी ये हमें पढ़ने को मिलता है। तो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब जैसे ही दो एटम्स को आपस में रब किया तो हीट डेवलप होती, हीट क्या करेगी, वो एनर्जी क्या करेगी, इस बाइंडिंग एनर्जी से अगर ज़्यादा हो जाए, मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 5 जूल, इसकी है 15 जूल, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है 5 जूल, इसकी कितनी है 15 जूल, हीट डेवलप हुई, हीट 5 जूल जैसे ही डेवलप होगी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले कौन शिफ्ट होएगा, ये यहाँ से शिफ्ट होएगा, तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन पहले शिफ्ट होएगा दूसरी बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस बॉडी पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा। तो जिस बॉडी का बाइंडिंग एनर्जी कम होता है वो बॉडी तो क्या डेवलप करेगी, पॉजिटिव चार्ज, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो कैसा डेवलप करेगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इसकी कम है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो रिलीज नहीं करेगा, तो उसके पास ऑप्शन दूसरा कौन सा है, एक्सेप्ट करने वाला ही है। तो इस तरह से जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा, जिसकी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी एक की कम है, बाइंडिंग एनर्जी 2 से, तो इस पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और दूसरा वाला जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये थोड़ा सा एक आपको आइडिया रखना है कि अंदर से अंदर इंटरनली एटॉमिक लेवल पे किस तरह से बाय फ्रिक्शन बॉडीज चार्ज डेवलप करती है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो ये हमने पढ़ा 3 तरह के मेथड्स फॉर चार्जिंग विच आर बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तीनों मेथड से हमने बॉडीज़ को चार्ज करना सीखा। अब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं ये कैसे पता लगाया जाए, है ना। कोई बॉडी में चार्ज हमने डेवलप तो कर दिया लेकिन चार्ज आया है या नहीं आया है, तो उसके लिए क्या एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपकी एनसीईआरटी में उसका जिक्र है, तो वो अपन एक थोड़ा सा छोटा सा समझ लेते हैं। क्या होता है, एक गोल्ड लीफ बॉटल होती है, गोल्ड लीफ बॉटल होती है। इसमें क्या होता है, एक बॉटल ले ली जाती है कांच की, इस कांच की बोतल में एक कॉर्क लगा के कंडक्टिंग रॉड ले लेते हैं, यहाँ पे एकदम फिक्स कर लेते हैं रबड़ के कॉर्क से, ये है कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। इस कंडक्टिंग रॉड के नीचे यहाँ पे लगी होती है गोल्ड लीफ, सोने की पन्नियाँ। ये सोने की पन्नियाँ कौन सी होती है, जो आप मिठाइयों वगैरह में लगते हैं ना, वर्क इतनी पतली होती है एकदम, है ना, बहुत ही सेंसिटिव होती है, पंखा तो बंद करना पड़ता है जब मिठाई वाला वर्क लगाता है घरों में, अपने मिठाई बनाने आता है तो पंखा चला दिया तो उड़ जाती है, इतनी हल्की होती है ना। अब अगर अपन को चेक करना है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने तो से रब किया, कोई चार्ज डेवलप होगा फ्रिक्शन से। अब इस मार्कर को जैसे ही यहाँ पे लाऊंगा तो ये रॉड क्या है, कंडक्टिंग रॉड, तो ये मार्कर इसको कुछ इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, जो भी होगा, जो भी इस पे चार्ज होगा, तो ये कंडक्टिंग रॉड क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर करेगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, गोल्ड लीफ पे आ जाएंगे। ये क्या है, गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ, ठीक है, तो इस पे आ जाएंगे।
अब हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, इस पे भी मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, या फिर जो भी है, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव आ गया, तो गोल्ड लीफ में क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो क्या होगी, अपने आप खुल जाएगी, ऐसे खुलेगी ना। तो खुलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी पे चार्ज डेवलप हो गया है। और यहाँ पे अपन पूरा वैक्यूम रखते हैं, थोड़ा बहुत भी मीडियम नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा एक जुगाड़ इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है वो तुरंत पता लगाया जा सकता है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। इसमें हमने मेथड ऑफ चार्जिंग को बड़े डिटेल में पढ़ा, कंडक्शन, इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन, और फिर हमने देखा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम किसी भी बॉडी पे चार्ज आया है या नहीं आया है उसे पता लगा सकते हैं बाय सिंपल दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ से आगे हम शुरुआत करेंगे कुलाम्स लॉ की। कुलाम्स लॉ क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो यहाँ से आगे स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे कुलाम्स लॉ। आज के लिए इतना ही।